हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 1 का फुल एंड फाइनल एमसीक्यू सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.8 से लेकर 1.15 तक के सारे एमसीक्यूज की। कुछ 25 के ऊपर एमसीक्यूज हैं या 22-25 होंगे, लेकिन वो एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से रीडिंग की होगी और अच्छे से आपने एग्जाम्पल सारे लर्न किए होंगे। मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप एक बुक लेकर बैठो जिसमें मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर पहले लिख के लेना है, फिर एक्सप्लेनेशन सुनना है। आंसर लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन सुनना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप राइट हो या नहीं हो। देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर के हमने मोर देन 70 एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, प्लस हम मोर देन 50 एमसीक्यूज मेंटी क्विज में सॉल्व करने वाले। मैं सोच रही हूँ कि मेंटी क्विज में 2 पार्ट में लूंगी 30 एमसीक्यूज का। तो समझो 60 एमसीक्यूज अगर हम मेंटी क्विज में सॉल्व करते हैं तो इस पर्टिकुलर एक चैप्टर के आपके पास 110 से ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएंगे। 130 एमसीक्यूज हो जाएंगे। सो इतना एमसीक्यू भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो फ्रॉम वन पर्टिकुलर चैप्टर, यू आर रेडी फॉर एमएसटी एग्जाम। आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के किसी भी एमसीक्यू में प्रॉब्लम आती है तो आप पहले उस टॉपिक को रिवाइज करो, फिर से आके सेम क्वेश्चन रिपीट करो, और अगर आपको आंसर आ गया मतलब आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको कम से कम 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और इतने एमसीक्यू तो हम ही आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कौन सी बुक्स वगैरह लेना है, क्या करना है, उसका सब वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको बस वीडियो का सेक्शन चेक करना है या डिस्क्रिप्शन चेक करना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है पढ़ाई करके, और आप सीईटी में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो चलो, टाइम स्टार्ट्स। इन कैलोट्रोपिस, पेंटागुलर स्टिग्मा इज पोजिशन अबव द लेवल ऑफ एंथर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, कैलोट्रोपिस का जो फ्लावर हमने देखा था, इसमें हमने क्या देखा था कि इसका जो स्टिग्मा होता है वो फ्लावर के ऊपर होता है, और इसका जो एंथर होता है वो ऐसे नीचे की तरफ होता है। पर्पल कलर का फ्लावर देखा था, याद आ रहा है? तो ये एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। ये आपका स्टिग्मा है। तो ये एक मैकेनिकल बैरियर है, और मैकेनिकल बैरियर का आउट ब्रीडिंग डिवाइस का साइंटिफिक नेम क्या है? हर्कोगेमी। प्रोटैंड्री में आपका मेल पहले मेच्योर होगा, प्रोटोगाइनी में आपकी फीमेल पहले मेच्योर होगी, सेल्फ स्टेरिलिटी में सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। हर्कोगेमी में आपका मैकेनिकल बैरियर आता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो पढ़ो। The pistil has the ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. This is correct statement. अपना ये जो पिस्टिल होता है ये डिसाइड करता है, यानी कि ये जो स्टिग्मा होता है ये डिसाइड करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करना है, कौन सा एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकंड, the compatible pollen absorbs water and nutrients from the surface of the stigma and germinates and produces pollen tube. This is also true. जो pollen grain compatible रहेगा वो सारा nutrient absorb करेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा और फिर इसके अंदर से pollen tube बनेगी। नेक्स्ट, पॉलिनेशन ऑलवेज गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन से हमेशा राइट टाइप का पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई दूसरे स्पीशीज का भी पोलन ग्रेन आ जाता है जो कंपैटिबल नहीं होता। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन? चलो बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? दिस इज योर एग सेल, दिस इज योर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक मेल गैमेट आपके एग सेल के पास आता है, दूसरा मेल गैमेट आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाता है। तो इधर पे बनता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इधर पे बनता है आपका जाइगोट। ओके, ऑल राइट। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ओनली वन मेल गैमेट। नो, दिस इज अ फर्स्ट, पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ो। इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। दिस इज ट्रू, एक ही एम्ब्रियो बनेगा डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, क्योंकि एक ही जाइगोट बना है। It consists of two fusions and results in the formulation of two products. Correct? This is also true. दो fertilization हो रहा है। First fertilization restores diploidy in life cycle. Correct. First fertilization में आपका जो zygote बना है ये diploid होता है और primary endosperm triploid होता है. So this is also correct. Only option number 1 is the right answer. Yes. Next. Which of the following is not true for double fertilization? फिर से same question है but options अलग है. Okay. डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? नवाश्चीन ने। कौन से स्पीशीज में? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। ये ट्रू स्टेटमेंट है। मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये भी ट्रू है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड। मैंने अब भी बताया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, इट इज ट्रिप्लॉयड। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ये भी ट्रू है। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सबको समझ में आ रहा है? ओके, वीडियो पॉज कर करके आंसर दो। अगर घाई हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखो, लेकिन वीडियो पॉज कर करके आंसर दो। आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं फास्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इन एंजियोस्पर्म्स द माइक्रोपाइल इज।
ओके, ये आपका माइक्रोपाइल वाला रीजन है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। तो माइक्रोपाइल रिसीव्स पोलन ग्रेन, माइक्रोपाइल के पास आता है क्या आपका पोलन ग्रेन? नो, माइक्रो स्टिग्मा के पास जाता है, स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन, सो दिस इज रॉन्ग। इट सेक्रेट्स अ पोलन ड्रॉप, नो, इट डू नॉट सेक्रेट अ पोलन ड्रॉप, पोलन ड्रॉप यानी कि पोलन ट्यूब, नो, माइक्रोपाइल में पोलन ट्यूब नहीं बनता। इट रिसीव्स पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइल के पास आपका क्या आता है? मेच्योर पोलन ट्यूब आता है, सो दिस इज द राइट आंसर, ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, चलो बताओ, जब आपका पोलन ट्यूब किधर से घुस रहा है? चलाजा से घुस रहा है, ये अपना चलाजा वाला पार्ट है ना, तो ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं? यस, चलाजोगैमी। अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से घुसेगा तो उसको बोलेंगे पोरोगैमी, अगर आपका पोलन ट्यूब बीच में से घुसेगा तो उसको बोलेंगे मीसोगैमी। यस, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच रूट द पोलन ट्यूब कैन एंटर द ओव्यूल, पोलन ट्यूब किधर से एंटर कर सकता है? ये आपका ओव्यूल है, ओके। पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से भी एंटर कर सकता है, फ्यूनिकल से भी एंटर कर सकता है, मतलब चलाजा से, ये आपका फ्यूनिकल है, ठीक है, और पोलन ट्यूब चलाजा से भी एंटर कर सकता है, सो ऑल ऑफ दीज, यस। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर पेनिट्रेटिंग स्टिग्मा एंड स्टाइलर टिश्यूज, पोलन ट्यूब यूजुअली ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड द एग बिकॉज, देखो ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा से जो आपका पोलन ट्यूब आ रहा है ये बराबर नीचे ओव्यूल के पास क्यों जाता है? क्योंकि अपने एम्ब्रियो सैक में, इधर पे जो अपना ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक के पास जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं? ये सिनर्जिड्स आपके पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं? ये सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो द एग सेल अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब, नो, द फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ द सिनर्जिड्स अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब, यस, इट हैज नो अदर पैसेज टू फ्लो, ऐसा कुछ नहीं है, पोलन ट्यूब के पास बहुत सारे रास्ते हैं भटकने के लिए, इट ग्रोज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, नो, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, ये एम्ब्रियो सैक है, इधर पे 3 एंटीपोडाल सेल है, इधर पे 2 सिनर्जिड है, 1 एग सेल है, तो यहाँ का 1 न्यूक्लियस, ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियस है, इसके पास 1 मेल गैमेट आया तो इसका 1 न्यूक्लियस, और इसके पास 1 मेल गैमेट आया तो इसका 1 न्यूक्लियस, तो दिस इज 1 प्लस दिस इज 2 प्लस दिस इज 1 प्लस दिस इज 1, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व है? 5 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व है? 5, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन बोला है ना, सिनर्जिड का रोल नहीं है डबल फर्टिलाइजेशन में, डायरेक्ट आपके एंटीपोडाल्स का डायरेक्ट रोल नहीं है, तो ओनली 5 न्यूक्लियाई आर यूज्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एंडोस्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 24 क्रोमोसोम्स है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, सो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म के पास 24 क्रोमोसोम्स है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इधर जाके 24 से डिवाइड करेगा, तो 3 8 जार 24, एन की वैल्यू आएगी 8। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेगास्पोर मदर सेल? मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, यानी कि इधर पे आपको एन की वैल्यू डालनी है, तो एन की वैल्यू क्या है? 8, सो इट विल बी 16, सो मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको मेंटी क्विज में भी आएगा, आपको सीईटी एग्जाम में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 12 क्रोमोसोम्स इन अ मेगास्पोर मदर सेल, अब ये उल्टा पूछा है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल के पास 12 क्रोमोसोम्स है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है तो इसके पास 12 क्रोमोसोम्स है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, 12/2, 2 इधर जाके डिवाइड होएगा ना क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 6, तो व्हाट शैल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, तो 3 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाती है? 6, तो इट इज 18, तो एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स द oospore ऑन डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस व्हाट? ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इधर पे आपका जाइगोट, और ये आपका मेल गैमेट ने फ्यूज करके क्या बनाया था? oospore बनाया था, ठीक है, मतलब ऐसा oospore है आपका, तो ये oospore आगे जाके डेवलप करके क्या बनाएगा? oospore यानी कि जाइगोट, तो जाइगोट डेवलपमेंट करके बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट करके बनेगा सीड, इधर पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये बनाता है एंडोस्पर्म, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट? अभी आप इधर पे पूछोगे मैम इधर पे सीड क्यों नहीं किया आपने आंसर, क्योंकि सीड सिर्फ आपके एम्ब्रियो से नहीं बनती है,
सीड बनाने के लिए पूरा ओव्यूल यूज होता है, क्योंकि ओव्यूल का जो इंटीग्यूमेंट है वो सीड कोट बनाता है। तो सीड बनाने के लिए पूरा ओव्यूल यूज होता है, ओव्यूल से सीड बनता है। और आपके ऊस्पोर से एम्ब्रियो बनता है, ऊस्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट, क्योंकि ये सब कुछ ओवरी के अंदर हो रहा है, तो ओवरी से क्या बनेगा आपका, फ्रूट। ये याद रखो, ठीक है। चलो, एट व्हाट स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विल यू ऑब्जर्व न्यूक्लियर और सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हमको न्यूक्लियर या सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कब देखने को मिलेगा, जस्ट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। यस, सो जैसे ही आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना उसके बाद तुरंत आपको न्यूक्लियर या सेलोटाइप, मतलब ये आपका समझो एंडोस्पर्म है, ठीक है। अभी ये एंडोस्पर्म तुरंत या तो न्यूक्लियर टाइप बनाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, या तो तुरंत ये सेल्यूलर टाइप बनाएगा। सो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद ही देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट द लोअर टायर ऑफ ऑक्टेंट गिव राइज टू। मैंने आपको बोला था आपका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ये आपके सस्पेंसर सेल्स हैं, ठीक है। ओके, ये आपका एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो के जो 8 सेल्स होते हैं, इसके जो 8 सेल्स होते हैं, इसमें से आपके जो ये लोअर 4 सेल्स होते हैं, नीचे के जो 4 सेल्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, लोअर, लोअर यानी हाइपो। तो हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल से आगे जाके क्या बनता है आपका, रेडिकल। ऊपर के जो 4 सेल्स हैं, अपर टायर, टायर यानी लेवल, तो ऊपर के जो 4 सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं एपी, और एपिकोटाइल आगे जाके क्या बनाता है, प्लिम्यूल यानी कि शूट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, ओके। प्लिम्यूल एंड कॉटिलिडॉन ऊपर से बनेगा, हाइपोकोटाइल राइट है, बट हाइपोकोटाइल से प्लिम्यूल नहीं बनता। ओके, ये अपर टायर से बनता है, ये लोअर टायर से बनता है, ये अपर टायर से बनता है, ये लोअर टायर से बनता है। तो लोअर टायर से दोनों चीजें कौन सी बनती हैं, ओनली ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। In post-fertilization changes within the ovule, the development of embryo is followed by the development of endosperm. Okay. पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। ओके, हेलोबियल एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। हेलोबियल एंडोस्पर्म इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन 72 फैमिलीज ऑफ डायकॉट्स। नो, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। 72 फैमिलीज में हमको न्यूक्लियर सॉरी सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ओके, कुछ 62 या 72 फैमिलीज में। ओके, तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, क्योंकि इधर पे पहले आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ओके, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लेबल्स। व्हाट इज पी, ये मोनोकॉट सीड है। यस, पी इज स्कूटेलम। अच्छा, इधर पे टाइम हाइड हो गया है। पी इज स्कूटेलम, क्यू इज योर कोलियोराइजा, क्योंकि ये सॉरी कोलियोप्टाइल, क्योंकि ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आपका आर इज योर रेडिकल, यस, या रूट कैप आप इसको बोल सकते हो। और एस इज योर कोलियोराइजा, एस क्या है आपका, कोलियोराइजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, स्कूटेलम कोलियोप्टाइल, रूट कैप कोलियोराइजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ। डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ऐसा रहता है अपना डाइकॉट एम्ब्रियो। yes, so it has radicle, it has plumule, it has cotyledon and it has some endosperm. तो डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या रहता है, इसके पास रूट भी होगा, शूट भी होगा, कॉटिलिडॉन भी होगा और थोड़ा सा फूड भी होगा, यानी एल्यूरोन लेयर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट अप टू ऑक्टेन स्टेज, दिस इज ट्रू। ओके, स्टेटमेंट दिया है टेक्स्ट बुक में। The monocot embryo, the protective sheath of plumule is called coleorhiza. No, plumule की protective sheath को हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के प्रोटेक्टिव शीट को क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ये उल्टा कर दिया मैंने, आपको कैसे याद रखने बोला था, प्लिम्यूल कोलियोप्टाइल पी पी, प्लिम्यूल का पी, और रेडिकल कोलियोराइजा आर आर। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In monocot embryo, single cotyledon occupies terminal position. Yes, this is true. In monocotyledon, single shape cotyledon is scutellum. True. So only option number B is the wrong answer. Okay, so option number B is the actual answer. Okay. Which of the following part of pistil forms fruit after fertilization? देखो ये आपका pistil है, ये आपका स्टिग्मा है, ओके, ये आपका स्टाइल है, आपका स्टाइल नहीं, ओवरी अपने पिस्टल का स्टाइल है।
ये अपना ओव्यूल है, तो ओव्यूल से बना सीड, ये आपका ओवरी है, तो ओवरी से क्या बनेगा आपका फ्रूट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अब भी बताया था मैंने। ओके, ऑल राइट। द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट आफ्टर कंसिडरेबल डोरमेंसी पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में, समझो प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर एयर नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में आपके सीड में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, जो सीड के बाहर एक डोरमेंट लेयर बना लेता है। डोरमेंसी लेयर कब ब्रेक होगी, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा और गिबरेलिक एसिड बनेगा, तो डोरमेंसी लेयर ब्रेक हो जाती है। लेकिन तब तक अपना सीड वायबल तो रहना चाहिए, उसमें ग्रो करने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए। तो द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट आफ्टर डोरमेंसी इज नोन एज वायबिलिटी। ओके, वायबिलिटी प्रोसीजर इज द फंक्शनल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेकरेंट अपोमिक्सिस हमको किस में देखने को मिलता है। रेकरेंट अपोमिक्सिस मतलब क्या, आपके पास आपका डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है, ये डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना रहा है, मतलब इधर पे मियोसिस नहीं हो रहा है, इधर पे मियोसिस नहीं हो रहा है, तो ये हमको देखने को मिलता है टैरेक्सिकम में। यस, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है सीधा। पार्थेनोकार्पी हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यस, पार्थेनोकार्पी मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट बनाना, यानी कि नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, एब्सिसिक एसिड तो सब कुछ ही स्टॉप कर देता है, इथिलीन हार्मोन आपका एब्सिशन करता है। ओके, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पार्थेनोकार्पी स्टार्ट करता है। इंडोल IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है। सो ओनली ऑक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्ब्रियो इज यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर वाइडली। हॉर्टिकल्चर यानी कि प्लांट्स को जब हम ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर एम्ब्रियोनी टेक्निक यूज करते हैं, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। कौन सा एम्ब्रियोनी यूज करते हैं हम, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि नॉर्मल एम्ब्रियो के साथ साथ आपको न्यूसेलस के एम्ब्रियो भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, जिसका हमने पूरा डायग्राम देखा था। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में तो आपका जाइगोट डिवाइड होता है, बट न्यूसेलर एम्ब्रियोनी में आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज देखने को मिलते हैं। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं कि इसी पैटर्न में आएंगे। अगर आप ये 70 75 जितना भी एमसीक्यू है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला के अप्रॉक्सीमेटली 75 एमसीक्यूज हमने लिए हैं, इनको अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके जो 2 मेंटी क्विज में लेने वाली हूँ, मेंटी क्विज के हम 2 पार्ट्स लेंगे, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों में 30 एमसीक्यूज लेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप ये मेंटी क्विज भी अटेंड करो। मेंटी क्विज का टाइम टेबल क्या होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। और नीट वाला चैनल भी आप फॉलो कर सकते हो, एक्टिव हो चुका है। सो नीट वाले चैनल का नाम है ज्ञान लैब NCERT। तो मेंटी क्विज अटेंड करो, आपको सारे CET के सेशंस अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, और आप हमारा व्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या नाम है व्लॉगिंग चैनल का, लाइव्स बफरिंग। यहाँ पे आपको एंटरटेनिंग चैनल मिलेंगे, एंटरटेनिंग वीडियोस मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और अच्छी लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू ड्यूरिंग मेंटी क्विज। मेंटी क्विज के पहले पूरा 1 शॉट रिवाइज करके आना, ठीक है। चलो बाय बाय।